हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास हो चुकी है आपकी लाइव और 6 बजे आपकी क्लास होती है लाइव। तो जल्दी से कनेक्ट होइए और आई होप आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर होगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी वॉइस और जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी का बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा था मेरे पास इंस्टा पे कि सर मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाइए। तो बिल्कुल मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाने वाला भी था, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चंस का लेवल जो है एग्जाम में, आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग तैयारी जो करेंगे ना वो हर तरीके से करेंगे। और मैं आपको एनसीईआरटी केवल मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, मैं आपको मिडिवल भी कराऊंगा, मैं आपको एंशिएंट भी कराऊंगा, इवन मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा एनसीईआरटी पैटर्न पे, मैं आपको साइंस के क्वेश्चन भी कराऊंगा एनसीईआरटी पैटर्न पे, मैं आपको पॉलिटी के भी। मतलब कि आपके एग्जाम में जीके जीएस का जितना भी पंगा है, जो आप लोग डरते हो जीके जीएस के फियर से, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना डेप्थ में आएगा, सारी बातें हम लोग करेंगे क्लास में। बस आपको ये क्लास मिस नहीं करनी है। जब भी मेरी क्लास हो यूट्यूब पर तो आप लोगों को क्लास जरूर देखना है, अगर आप लोग अपने एग्जाम में सफलता लेना चाहते हो और कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को पढ़ना चाहते हो। रटने वाले काम यहाँ पे नहीं होंगे। तो आज का सेशन होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। यहाँ पे मैराथन का मतलब ये मत समझिएगा कि 4 घंटे 5 घंटे की क्लास होगी, ऐसा नहीं है। हम लोग मैराथन का मतलब है कि कई पार्ट में, कई सेट में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। और एनसीईआरटी पूरा 6 से 12 तक का जो एनसीईआरटी है आपका, उसका पूरा जो निचोड़ है क्वेश्चन जो है, कहां से एनसीईआरटी पूछ सकता है। जो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा लिखा रहता है डू यू नो, इस तरीके से, या जो फैक्ट्स लिखा रहता है, या फिर जो इंपॉर्टेंट लाइनें जो क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से एग्जामिनर एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है, और जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस क्लास में। और एनसीईआरटी एमसीक्यू होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वीडियो जरूर, जब भी पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ करेंगे। और क्लियर है? नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जितने लोग आ चुके हो सभी का स्वागत है, जितने लोग जुड़ते जाएंगे आप सभी का भी स्वागत है। एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इसका वीडियो का लिंक जो है वो शेयर जरूर कर दें क्लास को, ठीक है। क्लियर है वॉइस? धन्यवाद अंशु गर्ग जी, खुशबू जी हैं, विकास जी हैं, मोहित जी हैं, जितने भी लोग आ चुके हैं। देखिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों का डाउट होता है सर ये किस क्लास के लिए है। तो भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, छोटे से छोटा कोई भी एग्जाम हो, आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल काफी डेप्थ में आ रहा है ना। काफी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा पेपर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्जाम हो, ठीक है। तो आपके हर एग्जाम के लिए ये ऑल इन वन क्लास है, क्योंकि मैं आपको इतना डेप्थ में बताऊंगा, इतना डीप में बताऊंगा कि सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्लास को करेंगे स्टार्ट बिना देर किए हुए, और जल्दी से आप लोग सभी जुड़ जाइए क्लास में एक बार तो। चलो फटाफट जुड़ जाइए। और एनसीईआरटी के एमसीक्यूज करने वाले हैं। और जुड़ने से पहले जितने भी विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे? तो आपके सामने यहाँ पर लिंक है, जीएस बाय अविनाश वर्मा, ये अपने टेलीग्राम पर को आपको सर्च करना है, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा नीचे और वहां पे लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उससे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका फायदा ये है कि आप मेरे जो भी पीडीएफ्स हैं क्लास के वो प्राप्त कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर और मेरे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये इंस्टाग्राम भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सोशल साइट्स हैं जहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो भाई, गुड इवनिंग शिवाली जी, वेरी गुड इवनिंग। तो ये याद रखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। और एनसीईआरटी पैटर्न पर मॉडर्न हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे, ठीक है। चलो भाई फटाफट उत्तर करो। चलिए भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रश्नों से ज्यादा मेरे व्याख्या को ध्यान से सुनना है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है, और जो बच्चे इसको करेंगे वो बच्चे निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे भाई। चलो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बी आर अम्बेडकर, इनमें से कौन सा अम्बेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, स्वराज पार्टी, समाज समता पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, द इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ठीक है। तो अंबेडकर जी के द्वारा क्या शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन आपके सामने
इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करते हैं। देखो एक बात याद रखना, अम्बेडकर जी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है कि अम्बेडकर जी ने क्या शुरू किया है। तो यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन है जिसकी शुरुआत अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया है ना। यहाँ पे दो सही उत्तर है, दो सही ऑप्शन है। ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। सी ऑप्शन है शिवाली सेन जी का, आदित्य यादव जी का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये दोनों ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है, घबराओ नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे ज्यादा चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, 3 और 4 दोनों सही है। अब इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और ध्यान से क्वेश्चंस को टैकल करना। ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से क्वेश्चन को टैकल करना इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है, ये अंबेडकर जी ने 1942 में बनाया था। 1942 में इसकी शुरुआत इन्होंने करा था और इसी का नाम आगे चल के चेंज हो गया। इसी का नाम जो है वो आगे जाके बदल गया। ठीक है, जो अंबेडकर जी ने ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, इसका नाम आगे चल के चेंज हो गया। ये नाम हो गया रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, जो अंबेडकर जी ने बनाया था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में, उसी का नाम आगे चल के चेंज हुआ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये याद रखना आपको। ठीक है, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ये भी अंबेडकर जी के द्वारा ही बनाया गया है और इसकी जो स्थापना अंबेडकर जी ने करी थी वो 1936 में करी थी। ठीक है, 1936 में करा था। तो ये बात आपको याद रखना है अंबेडकर जी से रिलेटेड। अब अंबेडकर जी के बारे में बातें तो बहुत सारी हैं, तो अब मैं एक ही क्लास में एनसीईआरटी में जितनी अंबेडकर जी के बारे में बातें लिखी हुई हैं सारा मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, याद रखना। अब अंबेडकर जी ने 1923 में, याद करना, 1923 में अंबेडकर जी ने एक बनाया था, एक संगठन बनाया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था बहिष्कृत हितकर्णी सभा। हितकर्णी सभा। ठीक है, 1923 में अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया था बहिष्कृत हितकर्णी सभा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? हिंदी में भी लिख दे रहे हैं भाई। ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने करी? तो 1923 में भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, इसी का नाम जो है, इसी का नाम इसी को एक और नाम से जानते हैं, आउटकास्ट फेडरेशन। ठीक है, इसी को एक और नाम से जानते हैं जो आपको याद रखना है मेरे दोस्त, और नाम क्या है? आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन। आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, तो इसी का बहिष्कृत हितकर्णी सभा का ही दूसरा नाम है आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन। आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बातें फिलहाल अभी याद रखनी है। अभी इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ और चीजें हैं जो अंबेडकर जी ने शुरू किया था, तो एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करते जाते हैं। मैं आपके लिए अगले पेज पर ले लेता हूं। ठीक है, चलिए कुछ हम बुक्स की बात करेंगे, चलो यहीं पे जगह है क्या अपने पास? चलो मैं अगले पेज पे लेता हूं, 1 मिनट। चलो कुछ बुक्स की बात करें अंबेडकर जी की, तो अंबेडकर जी की कुछ किताबें हैं जो याद रखना है, जैसे मूक नायक। आप सभी पढ़ते हो कि मूक नायक जो है ये अंबेडकर जी का है, बिल्कुल है, तो याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। और मूक नायक जो है ये 1920 में अंबेडकर जी के द्वारा जो है लिखा गया है, याद कर लेना सब लोग। ठीक है, इसके अलावा जनता एक न्यूज पेपर था अंबेडकर जी का, जनता नाम से, ये वीकली न्यूज पेपर था इनका, जो आपका 1930 में इन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अंबेडकर जी ने एक बुक लिखा था अनटचेबल। ठीक है, ये बुक भी अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। भाई देखो, एक एक चीज नोट कर लेना, क्योंकि आपको यहां पर कमेंट से ज्यादा कॉपी में नोट करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें बहुत यूनिक है जो आपको मिलेगी। तो अनटचेबल जो है इन्होंने लिखा था कब? 1946 में। ठीक है, 1946 में जो है इनके द्वारा ये एक किताब लिखी गई है, दैट इज अनटचेबल। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, इनकी एक और बुक है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स नाम से, कार्ल मार्क्स। ठीक है, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स नाम से इनकी किताब है जो 1956 में लिखी गई है। ठीक है, अंबेडकर जी के द्वारा। मैं अंबेडकर जी के द्वारा पूरी बातें आपको बता रहा हूं, याद रखना सब। ठीक है, तो बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स जो है बुक 1956 में इनके द्वारा लिखी गई है।
क्लियर है, याद रखना। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपको बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो कई बार पेपर में पूछा है, उसको नोट कर लेना सब लोग, ठीक है। एनहिलेशन, एनिहिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको स्टार लगा दे रहा हूं मैं, आप लोग याद कर लेना भाई। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट काफी इंपॉर्टेंट किताब है ये, जो इन्होंने लिखी थी, और इनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। और कब लिखी गई है अगर ये पूछता है सवाल, तो 1936 में जो है वो अंबेडकर जी के द्वारा ये लिखी गई है। क्लियर है, समझ पा रहे हो मेरी बात। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बिल्कुल आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी बातों को सुनिए, ठीक है, फिर अपने उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये सारी बातें अंबेडकर जी से रिलेटेड मैं यहां पर कर पा रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन पूछता है कि अंबेडकर जी किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, है ना, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो अंबेडकर जी महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। महार कम्युनिटी, महार कम्युनिटी मतलब कि महार जाति एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है, महार जाति से ये बिलोंग करते थे, ये याद रखना है। और इसके अलावा एक बात और याद रखना कि अपने अंतिम समय में अंबेडकर जी ने जो है बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था, ठीक है, और इसीलिए बौद्ध धर्म को धारण करने के कारण ही जो है अंबेडकर जी को क्या बोलते हैं, न्यू बुद्धिस्ट कहते हैं। अंबेडकर जी को न्यू बुद्धिस्ट भी कहा जाता है, न्यू बुद्धिस्ट यानी कि नव बौद्धवाद या नव बौद्धवाद भी कहते हैं, है ना। तो अंबेडकर जी को न्यू बुद्धिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। अगर सवाल ये पूछे कि न्यू बुद्धिस्ट के नाम से किसे जानते हैं या नव बौद्धवाद किसे कहते हैं, तो अंबेडकर जी को कहते हैं, क्योंकि लास्ट समय अपने जब अंतिम समय में जब इनकी डेथ हुई थी, तो उस ईयर में इन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भाई। क्लियर है सबको, क्लियर है। तो सारी बातें आपसे मैं कर पाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। हाँ जी, चलो एक मिनट, ये हाँ जी, चलो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने सारा हट गया, ओके। तो मैंने क्वेश्चन में सारा डिस्कशन किया, ठीक है, तो हमको उत्तर इसका पता चली गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें जो भी मैंने लिखा था वो गायब हो गया शायद, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये याद रखना है, मैंने आपको बताया ये तीसरा और चौथा ये दोनों कथन सही है। क्लियर। तो अंबेडकर जी के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दिया है, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। स्वराज पार्टी के बारे में आप जानते हो कि स्वराज पार्टी जो है वो 1 जनवरी 1923 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। स्वराज पार्टी के बारे में आपको बता दे रहा हूं, 1 जनवरी 1923 को, और इसको स्थापित किया था किसने, सीआर दास ने और किसने, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपको कि जो है आपका स्वराज पार्टी के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो इसका संबंध जो है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू से है, और 1 जनवरी 1923 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बाकी जो है आपको ये दोनों मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। ये अंबेडकर जी का एक चित्र, एक पिक्चर आपके सामने लगाया है मैंने, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पीडीएफ में पढ़ लेना जब मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम पर। और यहाँ पे देखो क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप सभी जानते हैं कि अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो अंबेडकर जी के द्वारा ही दिया गया है। तो ये भी याद रखना कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका भी जो रिकमेंडेशन है वो बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा ही दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट अंबेडकर प्रेजेंटेड टू द हिल्टन यंग कमीशन। तो आप सभी जानते हैं कि आरबीआई का जो गठन हुआ है वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ है ना। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1934 का एक्ट था और 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था। तो बेसिकली रिकमेंडेशन बाबा साहेब अंबेडकर जी का था। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि नया क्वेश्चन आपको मिला है, याद रखिएगा। बाकी इंडिपेंडेंस इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे पहले भारत के, वो अंबेडकर साहब ही थे। तो ये सभी बात आप याद रखिएगा। तो इस पिक्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, है ना। तो पिक्चर्स को ध्यान से आपको रीड करना है। क्लियर। गुड इवनिंग साक्षी जी भाई, गुड इवनिंग। बताओ क्लियर है सब लोग, समझे में सब बढ़िया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भाई,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है स्क्रीन पर और इस प्रश्न का उत्तर करेंगे याद से, ध्यान से। जितनी बातें बताऊं उसको प्लीज आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और उसके बाद आराम से मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, ठीक है। चलो बताओ भाई। गुड इवनिंग, जितने भी लोग क्लास में आ चुके हो सबका स्वागत है, गुड इवनिंग है, ठीक है। सब कुछ हाय हेलो हो गया है, अब पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। बस आते रहना है, वीडियो को एक बार लाइक कर लेना अगर अच्छा लगे सेशन तो। प्रश्न है, हु वाज इन फेवर ऑफ अ पार्टीलेस डेमोक्रेसी, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति था इनमें से जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी को फेवर करता था, यानी कि एक ऐसा लोकतंत्र, एक ऐसा डेमोक्रेसी जिसमें कोई पार्टी ही ना हो, है ना, कोई दल ना हो, है ना, दल विहीन, बिना दल की एक तरह से सरकार चले। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो जयप्रकाश नारायण जी का था, ठीक है। ये याद रखना आपको, जयप्रकाश नारायण जी का ये कॉन्सेप्ट था कि जो है जो लोकतंत्र हो उसमें किसी भी दल की सहभागिता ना हो, कोई भी पार्टी ना हो। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है पार्टीलेस डेमोक्रेसी जयप्रकाश नारायण का। क्लियर है। अब इनके बारे में कुछ बातें याद रखनी है आपको। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है आपको। लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है, इनका निकनेम है, ये पॉइंट याद रखना। जयप्रकाश नारायण का जो योगदान माना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट से ये काफी फेमस हुए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसके जो है ये नायक कहे जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, जो 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, है ना, 42 में क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का इनको क्या बोलते हैं, हीरो, क्या बोलते हैं, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का इनको नायक कहा जाता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नायक किसे कहते हैं या हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट किसे कहते हैं, तो जयप्रकाश नारायण का आपको नाम याद रखना है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एक और बात बताऊं कि इनका जो संबंध है 1934 में एक पार्टी बनी थी, है ना, वो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, याद रखना। 1934 में एक पार्टी बनी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी को बनाया था आचार्य नरेंद्र देव जी ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने इस पार्टी को बनाया था, ये याद रखना है। आचार्य, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आचार्य नरेंद्र देव जी ने एक पार्टी बनाया था 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी इनका रिलेशन था, मतलब इस पार्टी के ये भी मेंबर थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिलेट किया। क्लियर है, तो क्लियर है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुनैना चौबे जी, गुड इवनिंग, ठीक है। चलो ये याद रखना आपको जो आपका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आपको बताऊं कि इन्होंने आजादी के बाद, यानी कि जब भारत आजाद हो गया तो इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये याद रखना है सबको भाई। ये बहुत कम लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैंने क्या बोला कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, तो एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जी का संबंध प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से भी है, और इन्होंने ये पार्टी कब बनाया था, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो 1952 में जो है इस पार्टी को इन्होंने बनाया था। 1952 में जो है इस पार्टी को इन्होंने बनाया था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी का संबंध और कहां जोड़ सकते हो और इनके बारे में क्या पढ़े हो, तो आपको बता दूं कि 1950 में, याद करो 1950 में जयप्रकाश नारायण जी ने एक प्लान बनाया था जिसका नाम था सर्वोदय प्लान। यानी कि एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वोदय योजना किसने बनाया, सर्वोदय योजना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्वोदय प्लान। तो ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर्वोदय प्लान कब आया था। सर्वोदय प्लान 1950 में आया था, और कौन लेकर के आया था, ये कॉन्सेप्ट किसका था, तो जेपी नारायण जी का कॉन्सेप्ट था। सर्वोदय का मतलब क्या है, सर्व, देखो सर्वोदय को तोड़ो, सर्व का मतलब सभी यानी कि ऑल, और उदय यानी कि सबका उदय हो, सबका ऑल राइज, सबका क्या हो, उदय हो, सबका कल्याण हो, सबका उत्थान हो, है ना, सर्वोदय का ये मतलब है। तो याद रखना अगर सवाल ये पूछे कि सर्वोदय प्लान जो है वो कब आया था 1950 में और किसके द्वारा, तो जेपी नारायण। लेकिन एक बात याद रखना कि सर्वोदय शब्द किसने दिया था, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। तो अगर सवाल पूछे कि जो सर्वोदय वर्ड है ये वर्ड किसने दिया था, तो सर्वोदय शब्द जो है ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। तो सर्वोदय शब्द किसने दिया था, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। लेकिन सर्वोदय प्लान किसने दिया था, तो वो आपका जेपी नारायण के द्वारा दिया गया था 1950 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई, ठीक है। कर पाओगे क्वेश्चन ना, आप लोग गलती मत करना भाई। सर्वोदय शब्द जो है वो गांधी जी के द्वारा और सर्वोदय प्लान जेपी नारायण के द्वारा।
ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। और 1942 के आंदोलन में इनकी बड़ी सक्रिय भूमिका मानी जाती है, तो काफी इंपॉर्टेंट इनका ये रोल माना जाता है। क्लियर है? चलो भाई आगे बात करते हैं भूपेंद्र नाथ दत्ता। एक ऑप्शन आपके सामने है भूपेंद्र नाथ दत्ता का। इनका जो संबंध माना जाता है युगांतर पत्रिका से, ठीक है। इनका संबंध किससे? भूपेंद्र नाथ दत्ता का संबंध माना जाता है युगांतर पत्रिका से इनका संबंध माना जाता है, न्यूज़पेपर से इनका संबंध माना जाता है बेसिकली। और इस पत्रिका की शुरुआत जो है आपको बता दूं तो 1906 में करी गई थी। और बेसिकली इस पत्रिका के जो संस्थापक माने जाते हैं वो आपके बारिंद्र घोष माने जाते हैं, ठीक है। बारिंद्र घोष, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये पढ़ा होगा नाम, बारिंद्र घोष, ठीक है। तो बेसिकली युगांतर जो पत्रिका है वो आपका बारिंद्र घोष ने शुरू किया था 1906 में, कलकत्ता में शुरू किया था, है ना। लेकिन उसी के जो है एक सदस्य हमारे भूपेंद्र नाथ दत्त भी हैं, ठीक है, इसी के सदस्य। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, तो ध्यान रखना इनका संबंध जो है युगांतर पत्रिका से है। क्लियर है? और बेसिकली ये किस समिति से रिलेटेड थे? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि इनका संबंध किस समिति से था, किस कमेटी से था, तो आपने सुना होगा कि जो है इनका संबंध है अनुशीलन समिति से था। अनुशीलन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। अनुशीलन समिति थी, कलकत्ता में बनाई गई थी। बेसिकली जो है अंग्रेजों से लड़ने के लिए ये बंगाल में एक प्रकार का एक्टिवेट था, है ना। बंगाल में यानी कि कलकत्ता में जो है एक प्रकार के ये लोग काफी एक्टिवेट थे। युगांतर पत्रिका जो है ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए बंगाल की एक क्रांतिकारी पत्रिका थी, ठीक है, जिसको शुरू किया था बारिंदर घोष जी ने और बीएन दत्ता जी ने भी, है ना। इन लोगों ने मिल करके शुरू किया था, याद रखना आप लोग, है ना। चलो एमएन रॉय, देखो एमएन रॉय कौन है? तो एमएन रॉय के बारे में बता दूं, इनकी भी एक योजना आई थी जो प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन से पहले एक जो है प्लान इन्होंने लेके आए थे, पीपल्स प्लान। क्वेश्चन याद रखना, पीपल्स प्लान, ठीक है। ये आया था 1945 में, 1945 में, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। पीपल्स प्लान का कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया था? तो पीपल्स प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो एमएन रॉय के द्वारा लाया गया था, मानवेंद्र नाथ राय, इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली क्या था, जो आपका प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन से पहले इसको लाया गया था, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का ही एक प्रकार का प्रारूप ये था पीपल्स प्लान। कौन लेकर के आया था? दैट इज एमएन रॉय। और एमएन रॉय वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका संविधान सभा की सबसे पहले बार जो आइडिया दिया, संविधान सभा का जो आइडिया दिया 1934 में, वो एमएन रॉय के द्वारा दिया गया था 1934 में कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि जो संविधान सभा का आइडिया है वो भी एमएन रॉय के द्वारा दिया गया था। एंड जो सीपीआई पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी जो गठन है वो एमएन रॉय के द्वारा किया गया है, ठीक है। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो गठन है वो भी एमएन रॉय के द्वारा किया गया था, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइएगा कि बीएन राव कौन थे, ठीक है। आप मुझे बताइए संविधान सभा में बीएन राव कौन थे? जल्दी से कमेंट करके कोई बताए कि बीएन राव संविधान सभा में किस लिए जाने जाते हैं, किस लिए फेमस थे? कमेंट करके बताइए सभी लोग, कमेंट करके बताइए बीएन राव का संबंध संविधान सभा में किस लिए था। देखो कुछ क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछता चलूंगा, ठीक है, और आप लोग उसको रिलेट करना, सारी बातें आपके सामने रख दिया है। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, ठीक है, इनके बारे में आपको बताऊं कि जवाहरलाल नेहरू जी जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है सबसे पहली बार जो कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, इन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जहां पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। आई होप आप सभी जानते हैं। इनके बारे में क्वेश्चन करा देता हूं आपको, इनकी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो इनकी एक बुक्स कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट आ गया, हाँ, इनकी बुक्स लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की बुक, जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ किताबें हैं जो आप लोगों को याद करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। चलो पहला डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जल्दी जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी में सारे फैक्ट्स आपके जो है समाहित हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज है, ठीक है। फिर आपकी इनकी एक बुक है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू की किताबें बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पंचेस ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है, नोट कर लेना सब लोग। इसके अलावा क्या है भाई, अ लेटर टू हिज डॉटर। देखो बुक वगैरह हमेशा आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सभी जानते हो, तो बहुत पहले से जानते होंगे, है ना। ये ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कई बार पेपर में आ चुका है, याद रखना। बंचेस ऑफ ओल्ड लेटर है, अ लेटर टू हिज डॉटर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ किसी को याद आ रहा हो तो बता देना।
संविधान सलाहकार थे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। संजय कुमार जी, वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य यादव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विकास कुमार जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बीएन राव जी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे, बिल्कुल। जिन लोगों ने उत्तर किया बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्लोगन था, याद रखना सब लोग, स्लोगन, नारा क्या था भाई? आराम हराम है, आराम हराम है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना आप लोग, है ना। ये नेहरू जी का स्लोगन था, आराम हराम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन था, याद रखना है, ठीक है। चले, तो हमारा क्वेश्चन हो गया ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, ये आपके थे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, याद रखना ये थे जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, फटाफट उत्तर करेंगे। देखो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा डिटेल निचोड़ लेके चलना है, ठीक है। मजा आ रहा है ना भाई, बताओ, मजा आ रहा है ना? तो ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। चलो भाई, अगला सवाल है, हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार ऑफ 1877 यानी कि 1877 में ड्रेस इन हैंड स्पून खादी, ठीक है। यानी कि 1877 के शाही दरबार में कौन हाथ से काटा हुआ खादी पहने हुए शामिल हुए थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, यूनिक सा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं यूनिक तो होगा ही, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और गणेश वासुदेव जोशी। कौन सा ऐसा व्यक्ति जो शाही दरबार 1877 में जब बैठा था तो उसमें जो है वो खुद का काटा हुआ, है ना, हाथ से काटा हुआ खादी पहन के शामिल हुए थे? जल्दी बताओ भाई, कमेंट करके बताओ सब फटाफट। चलो भाई, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, शिवाली जी क्या कह रही है, सर ये एडवर्टीजमेंट क्यों आते हैं क्लास के बीच में, मूड खराब कर देते हैं? अच्छा, वो एडवर्टीजमेंट यूट्यूब की तरफ से आते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 1877 में जो आपका शाही दरबार हुआ था उसमें जो है खादी का कपड़ा पहन के आया कौन? तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत लोग, मुझे पता है कि गांधी जी कहने वाले हैं, बहुत लोग गांधी जी कहने वाले हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। गांधी जी नहीं, इसका उत्तर है जीवी जोशी। मुझे पता था आप लोग गलती करेंगे, कोई बात नहीं, गलती एक बार होगी, बार बार नहीं। तो गणेश वासुदेव जोशी जो है यहाँ पर गए थे और इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया था। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, और जिनको इसका उत्तर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में देंगे कि जीवी जोशी जी ने किस पार्टी को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे, है ना, यानी कि किस पार्टी या किस संस्था को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे जब ये शामिल हुए थे 1877 में जो शाही दरबार बैठा था, वहां पे अंग्रेज भी थे, है ना, और ये गए थे। जीवी जोशी साहब किस पार्टी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, ये याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको ये पता चल गया है, किस पार्टी को रिप्रेजेंट किया था, तो ये याद रखना आपको। पार्टी का नाम मैं बता रहा हूं, जो है देखो, पहले तो कई लोगों को ये लगेगा कि कांग्रेस पार्टी, है ना, बहुत लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गए थे, लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि 1877 में हुआ था और कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था, तो भाई कांग्रेस पार्टी तो हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑप्शन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था किस पार्टी को? तो एक सभा बनी थी, पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक, पूना सार्वजनिक सभा, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, मैं इंग्लिश हिंदी में भी लिख देता हूं, पूना सार्वजनिक सभा। तो इन्होंने किस पार्टी को रिप्रेजेंट किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और ये एक पूना सार्वजनिक सभा बनाया गया था किसके द्वारा? तो आपको बता दूं, ये बनाया गया था एमजी रानाडे के द्वारा, ठीक है, एमजी रानाडे के द्वारा जो है इस संगठन को बनाया गया था, और इसी संगठन के ये एक मेंबर थे जीवी जोशी साहब, जो यहाँ पर शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, पूना सार्वजनिक सभा के ये सदस्य थे, और इसको किसने बनाया था? तो एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर है, याद रखना। अब एक बात यहां पर है कि ये जो है शाही दरबार जो 1877 में है, ये बुलाया किसने था? तो ये बुलाया था 1877 में, जो उस समय भारत का वायसराय था, लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है इसको बुलाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है ये बुलाया गया था, है ना, लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये याद रखना है सबको, ठीक है। 1877 में जो वायसराय था भारत का, वो लॉर्ड लिटन था। इनके बारे में आपको बता दूं कि लॉर्ड लिटन के कुछ कारनामे याद रखना, ठीक है, ये बहुत बेकार वायसराय था भारत का, तो इनके कुछ कारनामे याद रखना। इन्होंने आर्म्स एक्ट पड़ेगा, अगर कोई यूरोपीय या कोई अंग्रेज हथियार रखता है तो पड़ेगा, अगर कोई यूरोपीय या कोई अंग्रेज हथियार। एक और इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर के, वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट एक ये लेकर के आया था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये भी आया था 1878 में, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी जो है वो भी यही लेकर के आया था, और कहा जाता है इस एक्ट के माध्यम से कि जितने भी भारतीय जो थे, इंडियन थे, जो भी वो न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, कोई बुक छाप रहे हैं, तो इसने कहा कि आपको जिस भाषा में न्यूज़पेपर छापना है, जिस भाषा में किताब छापना छापिए, लेकिन उस किताब में अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बात आप लिखोगे तो आपका जो लाइसेंस है, जो आप न्यूज़पेपर छाप रहे हो, जो बुक छाप रहे हो, आपका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा, और आपको सजा भी होगी, जेल होगी, मतलब तरह तरह के इस तरीके से बातें कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यही था, प्रेस की आजादी नहीं थी एक तरह से, है ना। यही था कि भाई आप अंग्रेजों के हित में लिखो, जो लिखो आप अंग्रेजों के हित में लिखो, उनको अच्छा लगे। अगर आपने अंग्रेजों के खिलाफ लिख दिया तो कहीं ना कहीं आपको सजा मिलती, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया था। तो ये दो चीजें जरूर याद रखिएगा लॉर्ड लिटन से रिलेटेड, एक आर्म्स एक्ट, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। पूछता है किसके टाइम पर आया था और कब आया था, क्लियर है ना, बताओ, क्लियर है। हाँ जी बताओ, समझ में आ रहा है सबको। भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दो, संख्या बढ़ती रहनी चाहिए ना, संख्या स्थिर रहती है मजा नहीं आता है। वीडियो को एक बार दबा के शेयर मारो, जितने भी लोग हो भाई, आपके इतने लिंक्स तो है ना, यूथ पावर दिखाओ सब, ठीक है, दिखाओ सब। चलो नेक्स्ट पॉइंट, तो ये था गणेश वासुदेव जोशी जी के बारे में बताया मैंने आपको, और मैंने लॉर्ड लिटन के बारे में आपको बताया क्योंकि 1877 में ये स्टार्ट किया गया था, दैट इज। एंड ठीक है, बीजी तिलक के बारे में कुछ बातें, वो बातें जो करते हैं जो नहीं पता हो, बहुत रेयर पता हो लोगों को। नॉर्मल क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार कराया है बीजी तिलक के बारे में कि मराठा और केसरी इनका न्यूज़पेपर है, आप जानते हैं, ठीक है, ये सब ठीक है। इनकी बुक बताओ भाई, इनकी बुक बताओ, तो इनकी एक बुक याद रखो, गीता रहस्य, गीता रहस्य, ये याद रखना सब लोग भाई, ठीक है। इनकी किताब है गीता रहस्य, गीता रहस्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी मराठा केसरी तो आप लोग यार रटे हुए हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, गीता रहस्य। इसके अलावा इनकी एक और बुक है जो इंपॉर्टेंट है बीजी तिलक साहब की, ये है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ठीक है, ये किताब भी है आपकी बीजी तिलक साहब की। तो देखो कुछ ऐसे पॉइंट हम लोग डिस्कस करें जो हमें बहुत कम पता हो, जो हमने बहुत कम पढ़ा हो, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। तो गीता रहस्य इनकी पुस्तक है, आर्कटिक होम ऑफ वेदास भी बीजी तिलक साहब की पुस्तक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ठीक है, अभी बहुत सारी बातें बीजी तिलक को लेकर के मैं बताऊंगा, जैसे कि इनको जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते हैं, है ना। वैलेंटाइन शिरोल ने इनको बोला था भारतीय अशांति का जनक, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत करी महाराष्ट्र में, ठीक है। बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे। होम रूल, जो होम रूल लीग मूवमेंट है इनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। 1895 में इन्होंने भारत की संविधान सभा की मांग करी थी, सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, वो क्वेश्चंस मैंने आगे ले रखा है, मैं सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, बिपिन चंद्र पाल जी का संबंध याद रखना है, जो है इनका संबंध माना जाता है बेसिकली बंगाल में, इन्होंने एक तरह से बंगाल में नेशनलिज्म को फैलाया था। बेसिकली इनका जो संबंध है कि बंगाल में राष्ट्रवाद को फैलाने का जो श्रेय है वो बिपिन चंद्र पाल जी को जाता है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी महात्मा गांधी जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। इनके बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल में और डिस्कस करेंगे आराम से, क्योंकि भाई मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी को तो हम स्पेशली ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं भाई, ठीक है। चलो तो फिलहाल हम लोग इतने क्वेश्चन को करते हैं। हमने जीवी जोशी के बारे में बताया, आपको इस प्रश्न का उत्तर था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेके आ चुके हैं, और ये अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके स्क्रीन पे, बताओ भाई बताओ फटाफट। ये देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, और कुछ यूनिक सा सवाल, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग, है ना। एनसीईआरटी एमसीक्यू कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो होंगे तगड़े, और आपके आरओ यारो में जो पेपर में आता है क्वेश्चन, अगर आरओ यारो की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आरओ यारो का क्वेश्चन भाई पीसीएस से भी टफ आता है वो, है ना, मतलब कि उल्टा पुल्टा वाला क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है ना। चलो भाई, तो वीडियो को लाइक और शेयर ये आप लोग जरूर करें। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कौन कर रहा है भाई। हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज्ड द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 एडवोकेटिंग अ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद खान या सैयद आमिर अली। बताओ भाई, एक बार क्वेश्चंस को पहले रीड कर लो, फिर उत्तर बताऊंगा, फिर जो भी इसके रिलेटेड फैक्ट्स होंगे वो बताऊंगा। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच सुलह की? देखो बात किसकी हो रही है, किसने अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच सुलह की,
सुलह की वकालत करते हुए 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण किया। भाई आपको यहाँ पे उत्तर करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर बड़ा साफ है। ये जो बातें लिखी हुई है कहां पर लिखी हुई है, तो ये बातें लिखी हुई है, एक किताब है अशबाब ए बगावत। एक बुक का नाम याद रखना है, अशबाब ए बगावत। ये एक किताब है ना, ये एक बुक है, अशबाब ए बगावत एक किताब है। और इस किताब में जो है ये बातें लिखी हुई हैं कि 1857 की जो क्रांति थी, जो रिवोल्ट थी, उसमें ब्रिटिश और अंग्रेजों का, यानी कि अंग्रेज और मुसलमान, यानी ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेज और जो मुसलमान है, इनके बीच में जो सुलह होती है उसका जो जिक्र किया है किसने, तो सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां का संबंध इससे माना जाता है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने जो ये बात लिखी है किस किताब में, तो इनकी एक किताब है अशबाब ए बगावत। ये नोट कर लेना, पूछता है सवाल कि ये किताब किसकी है। ठीक है, अशबाब ए बगावत ये बुक किसकी है, तो ये बुक है आपकी सैयद अहमद खां की बुक है। क्लियर है। और इस बुक को याद रखना है कॉजेज ऑफ म्यूटिनी भी कहा जाता है। इसी बुक को जो है कॉजेज ऑफ म्यूटिनी भी कहा जाता है, कॉजेज ऑफ म्यूटिनी। क्लियर है। अच्छा, इनकी जो है सैयद अहमद खां की कुछ और बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उस बुक को भी जरा जल्दी से लिख लो, उस बुक को भी लिख लो। इनके द्वारा एक और किताब है जो आपसे पूछी जाती है, दैट इज बुक का नाम है तबियन उल कलाम। ठीक है, तबियन उल कलाम। ये पुस्तक भी जो है आपका सर सैयद अहमद खां का है, याद रख लेना भाई, क्योंकि पूछा जाता है। और इसके अलावा एक और बुक है लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। इनकी एक और पुस्तक है लॉयल मुहम्मदन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना है, ये वह बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सर सैयद अहमद खां की जो पुस्तकें हैं, बुक है, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका एक तो ये मैंने बता दिया असबाब ए बगावत, इसके अलावा इनका एक बुक है ताबियान उल कलाम। ठीक है, इसके अलावा है लॉयल मुहम्मदन ऑफ इंडिया। ये सारी पुस्तकें जो है वो आपका जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा देखने को मिलता है। क्लियर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और इनसे रिलेटेड ये बुक है, साइड में स्क्रीनशॉट देख लो, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देख लो पहले, जल्दी से फटाफट। चलो भाई, अब आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। यहां पे एक बात आओ कि सर सैयद अहमद बरेलवी, ये नाम आप शायद आपने सुना हो। ठीक है, सर सैयद अहमद बरेलवी का नाम आपने सुना हो। अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इनके बारे में भी एक क्वेश्चन बन जाता है। बहाबी आंदोलन, इनका संबंध माना जाता है किसके साथ, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि सर सैयद अहमद जो बरेलवी हैं, इनका संबंध माना जाता है वहाबी मूवमेंट से। वहाबी मूवमेंट एक हुआ था, ठीक है, वहाबी आंदोलन हुआ था 1820 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस याद रखना है कि जो बरेलवी का संबंध था वो वहाबी आंदोलन से था जो 1820 में हुआ था। ठीक है, इससे डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैंने आराम से आपको इतनी चीजें बता दी हैं कि क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे। ठीक है, तो इनका संबंध है वहाबी मूवमेंट से, 1820 में हुआ था। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, यही थे आपके सर सैयद अहमद खां। अच्छा, इनके बारे में एक और बात बता दूं आप लोगों को, जो शायद आप लोग जानते हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो नाम आप लोग सुनते हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके फाउंडर भी यही कहे जाते हैं। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है आपका, उसके भी जो संस्थापक कहे जाते हैं वो यही कहे जाते हैं, है ना, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, एक मिनट आजा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी के साथ आपको इस तरीके से पढ़ना है। और एनसीईआरटी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और मैं साइंस के भी क्वेश्चन प्रिपेयर करवा रहा हूं। एनसीईआरटी के साइंस के क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे, तो उस तरीके के भी, तो बिल्कुल तैयार रहो अपनी तैयारी को एकदम बिल्कुल धार देने के लिए। हम पूरी तरीके से तैयार है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और जितने भी नए सदस्य क्लास में अगर कोई जुड़ा है, कोई पहली बार क्लास में देख रहा है, भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है क्लास की नहीं। सवाल है आपके सामने। चलो क्वेश्चन है कि हु क्रिएटेड द मद्रास प्रेसिडेंसी एज इट्स एग्जिस्टेड टिल इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है भाई, है ना। सवाल आपके सामने है कि मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किसने किया, जैसा कि यह भारतीय स्वतंत्रता तक मौजूद था। तो आप सभी जानते हैं भाई, एक नाम जो आपके दिमाग में होना चाहिए, थॉमस मुनरो का। ठीक है, थॉमस मुनरो का जो नाम यहां पर आएगा, थॉमस मुनरो का नाम क्यों यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने शुरू किया था, आपको पता होना चाहिए,
1820 में, याद करिए 1820 में इसके द्वारा शुरू किया गया था रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो 1820 में शुरू करी गई थी और बेसिकली थॉमस मुनरो के द्वारा जो है ये व्यवस्था शुरू करी गई थी। एक तरह से लैंड रेवेन्यू या लैंड से रिलेटेड ये था। साउथ इंडिया में इसको शुरू किया गया था। कहां पे इसने शुरू किया था? तो साउथ इंडिया में इसने शुरू किया था इसको। साउथ इंडिया में इसने चेन्नई से शुरू किया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली रैयतवाड़ी सिस्टम है जिसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। जो ये आपका सिस्टम चलता था, है ना, लैंड भूमि से रिलेटेड जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, जो महालवाड़ी व्यवस्था था, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि सबका पॉइंट अलग अलग आएगा। बस याद रखना है थॉमस मुनरो ने ये व्यवस्था करी थी जो आपका इंडिपेंडेंस तक देखने को मिला था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध आप सभी जानते हैं कि जो है आपका ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और रेगुलेटिंग एक्ट इनके टाइम पर पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ था और इन्हीं के टाइम पे 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं, याद रखिएगा। लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में आप लोग जानते हो। परमानेंट सेटलमेंट जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट इनके द्वारा शुरू किया गया था, मतलब कि स्थानीय स्वशासन, सॉरी, परमानेंट सेटलमेंट मतलब कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, स्थानीय स्वशासन। तो भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑल इंडिया सर्विस यानी कि अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत भारत में किसने किया? देखो, अगर इंडियन सिविल सर्विसेज पूछता है भारतीय सिविल सेवा का जनक, तो हम कार्नवालिस को टिक करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि ऑल इंडिया सर्विस किसने शुरू किया, तो आपको फिर ये ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया सर्विस को शुरू किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने, ये याद रखना है सबको, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो गलत हो जाते हैं पेपर में। तो अगर ऑल इंडिया सर्विस का मतलब अखिल भारतीय जो सेवाएं पूछे तो वल्लभ भाई पटेल जी ने, और इंडियन सिविल सर्विसेज पूछे तो कार्नवालिस ने किया था। क्लियर है? स्थायी बंदोबस्त, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है स्थायी बंदोबस्त, हाँ जी बिल्कुल। ये हिंदी वर्ड थोड़ा सा स्किप कर गया था मेरे दिमाग से, लेकिन आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो, तो ये एक टैक्स का कलेक्शन था, है ना, टैक्स जो है वसूले जाते थे भूमि वगैरह दे करके। इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। बस ध्यान रखना कि परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। मैं आपको ये भी बता देता हूं कब शुरू किया गया था। 1793 के दौरान जो है ये सब स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और बंगाल जो है मेन रूप से ये एरिया था, बंगाल में शुरू किया था। और बेसिकली जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था ये आपका साउथ इंडिया में शुरू किया था मुनरो ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी हम बात आगे करते रहेंगे। जैसे महालवाड़ी व्यवस्था भी था, ये आपका नॉर्थ इंडिया में शुरू किया गया था। मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो कार्नवालिस के बारे में फिलहाल ये याद रखना है आपको इतना, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली का नाम आपने सुना होगा। इसका नाम आपने कहां सुना होगा? तो इसका नाम सुना होगा आपने बेसिकली जो है इसको बोलते हैं फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस। फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि, सहायक संधि, ठीक है। तो भारत में जो सब्सिडरी अलायंस का शुरू किया था कॉन्सेप्ट, है ना, वो वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। सब्सिडरी अलायंस कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया था इसने 1798 में, 1798 में जो है इसने शुरू किया था सहायक संधि। बेसिकली इसमें क्या होता था, ये जो छोटे राजा होते थे, है ना, जो छोटे राजा होते थे उनके पास ये जाते थे और कहते थे हम आपको बड़े राजा से बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और जो बड़े राजा होते थे उनसे ये जाके कहते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे बाहर की ताकतों से, जो बाहर यानी कि बाउंड्री के बाहर जो दूसरे देश के लोग हैं अगर वो आक्रमण करेंगे तो हम आपको बचाएंगे। तो बेसिकली इनका काम यही होता था, है ना। छोटे राजा को कहते थे हम आपको बड़े राजा से बचाएंगे, और बड़े राजा को कहते थे कि हम आपको बाहर की ताकतों से बचाएंगे, ठीक है। इसी को बोलते सहायक संधि। और सहायक संधि की शुरुआत, सहायक संधि को अपनाने वाला जो पहला राज्य था वो हैदराबाद था, ठीक है। यानी कि सब्सिडरी अलायंस को फॉलो करने वाला जो पहला स्टेट इंडिया में, दैट इज हैदराबाद था। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो इसीलिए वेलेस्ली को क्या बोलते हैं? सहायक संधि का जनक या फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, ठीक है। तो सारी बातें बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको पता रहेंगे तो क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाएंगे करने में। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए, लेकिन जो मैंने बातें बताई हैं आपको वहां से क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, ठीक है। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? नायक बॉय, क्या बात है भाई, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पॉइंट बड़ा अच्छा था। आई होप कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है।
क्या इस सीरीज में आपको मजा आ रहा है, क्वेश्चंस में मजा आ रहा है, क्या इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए? देखो जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे ही पढ़ाई होगी, ठीक है, तो आप लोगों का बस सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है, यानी कि लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो बनने वाला पहला भारतीय कौन था? यहां से कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे, ठीक है, जल्दी से। ऑप्शन है श्रीनिवास रामानुजम, एशी वाडिया, सीवी रमन और पीसी महालनोबिस। फटाफट बताओ। देखो भाई, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला जो पहला भारतीय था दैट इज द एशी वाडिया। देखो पहले तो ये नाम याद रख लो, क्योंकि पहली बार आप लोग ये नाम ही सुन रहे होगे, ठीक है, तो पहले तो ये नाम आप लोग याद रख लो अच्छे से, जो जरूरी है आपके लिए, कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला जो पहला जो था वो दैट इज यही था, ठीक है। और 27 मई 1841 को, ठीक है, ये जो फेलो बने थे 27 ऑफ मई 1841 को, 1841 को जो है इसका भारतीय बने थे ये इस सोसाइटी के, ठीक है, ध्यान रखना 27 में 1841 को एशी वाडिया। तो ये पॉइंट है, इतना ही याद रखना था। बाकी मैं एक और क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बात बताओ कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे ये क्वेश्चन था आपके कि फर्स्ट इंडियन टू बी मेड अ फेलो टू रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये क्वेश्चन क्या था कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का पहला फेलो कौन बना था, कौन सा इंडियन है जो इसका सदस्य बना था, दैट इज द एसी वाडिया 1841 में। इसी तरह के क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाला पहला इंडियन कौन है, यानी कि ब्रिटेन की संसद में जाने वाला पहला इंडियन कौन है, तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखना, इनकी किताब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने जो है ड्रेन एंड वेल्थ थियरी के बारे में बताया है, धन निष्कासन का सिद्धांत बताया है, ठीक है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जी के बारे में आप जान सकते हैं, इनकी जो प्राइवेट सेक्रेटरी थी मैडम भीकाजी कामा इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज कहते हैं, यानी कि भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1907 में स्टटगार्ड जर्मनी के अंदर इन्होंने भारत का तिरंगा फहराया था। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी लेडी ने जो है भारत के बाहर जर्मनी में जाके 1907 में भारत का झंडा फहराया, इसीलिए इनको भारतीय क्रांतिकारी की जननी भी कहते हैं, मैडम भीकाजी कामा, जो प्राइवेट सेक्रेटरी थी दादा भाई नौरोजी जी की, ठीक है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले पहले व्यक्ति यही थे। और किस पार्टी से गए थे? लिबरल पार्टी से। अगर पूछे किस पार्टी से गए थे तो लिबरल पार्टी, ठीक है ना। तो लिबरल पार्टी से चुन करके ये ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाने वाले पहले इंडियन थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी एसी वाडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि 27 में 1841 को ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो बने थे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको दो बातें यहां पर बताई। श्रीनिवास रामानुजम, यहां पे एक बात लिखा हुआ है, ये बड़े फेमस व्यक्ति थे। और आपको बता दूं कि इनके जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर को। इनका जन्म दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना सब, नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो 22 दिसंबर को किसके जन्म दिवस पे मनाते हैं? तो श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस को मनाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 22 दिसंबर की एक डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। मैंने कई बार बताया है आपको कि 22 दिसंबर को क्या होता है भाई, तो 22 दिसंबर को होता है हमारे देश में लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ इंडिया, हाँ कि ना, लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो सबसे लंबी रात होती है वो 22 दिसंबर को होती है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं, सन की जो किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भारत में क्या होता है? भारत में ठंडक होता है। 22 दिसंबर सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप ज्योग्राफी के लिए जानते होंगे, ठीक है। तो रामानुजम का नाम वहां से रिलेट कर लेना आप लोग, ठीक है। सीवी रमन
सीवी रमन का जो संबंध आपको पता होना चाहिए कि पहले इंडियन जिनको जो है भारत रत्न मिला था 1954 में, 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, एक आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को और एक सीवी रमन जी को। ठीक है, इसके अलावा इनको नोबेल प्राइज भी मिला है रमन इफेक्ट के लिए। तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला है रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव बोलते हैं। ये क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, जिसमें सिंगल लाइट फिनोमिना की बात होती है। याद रखना, सिंगल लाइट फिनोमिना की बात होती है जिसमें हम कहते हैं कि द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, तो वो आपका क्या होता है? वो सिंगल लाइट फिनोमिना है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। जहां भी सिंगल लाइट फिनोमिना की बात होती है वो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। जैसे कि द कलर ऑफ सी, द कलर ऑफ सी इज ब्लू, द कलर ऑफ स्काई ब्लू, या द कलर ऑफ सन जो होता है वो सनराइज के समय रेड होता है, और जो सनसेट होता है सन का कलर वो भी रेड होता है। तो यहाँ पे सिंगल कलर फिनोमिना जहां पर भी आए, सिंगल लाइट फिनोमिना जहां पर आए, है ना, वहां पर हम स्कैटरिंग का फिनोमिना देखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं, जिसको रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। और याद रखना है कि जो है इसी जो है मनाया जाता है सीवी रमन के लिए ही जो सेलिब्रेट होता है 28 फरवरी को साइंस डे, 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। क्या? दैट इज नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलो अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे, शायद हमारा समय भी होने वाला है। ठीक है, बस एक अगला पॉइंट, ये पीसी महालनोबिस के बारे में आप जान लीजिए क्या है, और फिर अपनी क्लास को हम कर देंगे यहाँ पे समाप्त। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखना, पीसी महालनोबिस का संबंध जो है किससे माना जाता है? तो ये बेसिकली जो है जो इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, जो इनके द्वारा सेटअप कराया गया है कलकत्ता में। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा इनके जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जून को। 29 जून को हम इनका जन्म दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन क्या मनाया जाता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। वो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे ही मनाया जाता है। और सेकेंड 5 ईयर प्लान अगर आपने पढ़ा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। कहते हैं ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल, है ना, तो वो इन्हीं का प्लान था। और बेसिकली इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पर जोर दिया था, जो उद्योग है उस पर जोर दिया था इन्होंने, कि इंडस्ट्री का जो है वो प्रमोट करना चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज पे ज्यादा जोर देना चाहिए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? उद्योगों से संबंधित है। तो ये कॉन्सेप्ट इन्हीं का था। ठीक है, और सांख्यिकी दिवस भी हम इन्हीं के जन्म दिवस में मनाते हैं 29 जून। तो ये थी आज की पूरी क्लास। क्लास कैसी लगी आप सभी जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की एनसीईआरटी की एमसीक्यूज आपको मॉडर्न हिस्ट्री की डेली शाम को 6 बजे देखने को मिलेगा एग्जाम इंडिया चैनल पे। तो जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करना जहां भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो आप उस रीजनिंग की क्लास के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए, और अगर आप जीडी की तैयारी करते हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए क्लास को करेंगे समाप्त। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे फिर से इसके आगे से कल की सीरीज में, और कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी को पूरा खंगाल के रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग, टेक केयर, जय हिंद।